तो दूसरा नियम जो है, द्वितीय नियम जो फैराडे का है, वो क्या है वो जान लेते हैं। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ, ये उतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। ज़्यादातर एग्जाम में आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये दोनों आता है दो नंबर में। ये दोनों एग्जाम में बहुत भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। हाँ, आज समाप्त हो जाएगा, कल न्यूमेरिकल है, बस समाप्त हो गया चैप्टर, है ना। दिखाई नहीं देता है सर, नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है तो एक काम करो ना कि आंख बंद कर लो, बेहतर दिखाई देगा। क्योंकि कभी कभी बंद आंखों से हर चीज़ दिखाई दे देता है जो हम देखना नहीं चाहते हैं। नहीं विश्वास है तो एक बार बंद करके देख लो, आंख बंद करो तो एक बार दिखाई दे रहा है। बंद करोगे तो देखो देखो कितना रोशनी दिखाई दे रहा है आंख के आगे, दिख रहा है ना। क्या क्या दिख रहा है, देखो कुआं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, फैराडे बाबा क्या बोले, फैराडे बाबा क्या बोले, किसके लिए, विद्युत अपघटन के लिए। दूसरा नियम उन्होंने क्या कहा, कहा कि देखो एक है, 3 लड़का है, एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, 3 या 5 या 10। तो यदि सबको 4-4 रोटी रोज खिलाओगे तो चारों का जो मोटाई होगा वो हमेशा बराबर होगा। भाई सिंपल बात बोला कि मैं भी 4 रोटी, मतलब 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन, एक का नाम है रोहन। तो कहा कि भाई देखो कि मोहन, सोहन और रोहन है, तीनों को ना आप रोटी जो है सेम खिलाया करो। 4 रोटी इसको खिलाओ, 4 रोटी इसको खिलाओ, 4 रोटी इसको खिलाओ, रोज खिलाओ, समान मात्रा में खिलाओ। क्या, तो समान मात्रा में इसको रोटी खिलाओ और बेहतर रोटी खिलाओ। ऐसा मोटा तो पतला नहीं होना चाहिए, समान रोटी होना चाहिए। तो अब क्या है कि ये 4-4 रोटी खाएगा। तो कहा भाई कि ये तीनों जो मोटा हो गया, तीनों का मान लो पहले वजन था कितना, इसका था 15 किलो, इसका था 20 किलो, इसका था 25 किलो, है कि नहीं। तो इसका जो कह रहा है कि जो वजन बढ़ेगा कितना कितना, तो यदि इसका 5 किलो बढ़ा है तो इसका भी 5, इसका भी 5 ही बढ़ेगा। सिंपल सी तो बात है ना। अब देखो जरा मैं इसे एक सेल में लेके दिखाता हूँ दूसरा नियम को। तो मान लेते हैं सेल जो है, देखो ध्यान से, बहुत ईजी। ऐसे पहले नियम को 2-3 बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। नियम क्या कहता है कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। सबसे पहले हम तुल्यांकी भार जान लें कि तुल्यांकी भार क्या है। यदि जो बच्चे नहीं जानते हो वो तकल्लुफ करें और जल्दी ही तुल्यांकी भार जान लें। मैंने पिछले दिन भी बताया था, बस 2-3 दिन पहले ही जो क्लास लिया था मैंने, उसमें भी मैंने तुल्यांकी भार के बारे में कुछ चर्चा जरूर करी थी, याद नहीं है। कितना ही पढ़ोगे यार, कितना पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ के क्या करना है। मोलर द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हो गया, बटे नहीं क्या था, क्षारकता था, बटे संयोजकता था, बटे संयोजकता से पहले था अम्लीयता, अम्लीयता था, बटे क्या है, ये बटे का मतलब ये नहीं है, ये या है ना, संयोजकता था, या फिर धनायनों की संख्या था, ये था आपका धनायनों की संख्या। तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटे क्षारकता या अम्लीयता या संयोजकता या धनायनों की संख्या। सिंपल है, चलो बना। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि सुनिएगा, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में, यानी लड़का अलग अलग है, मोहन है, रोहन है, सोहन है, समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित करने से, यानी समान आवेश प्रवाहित करने से मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। बात समझे कि 3 लड़का है, तीनों लड़का अलग अलग है, मोहन है, रोहन है, सोहन है, अलग अलग है, तीनों को हम समान रोटी खिलाएं, 4-4 रोटी खिलाएं,
तो कह रहा है कि जो पदार्थ की मात्रा होगी, मतलब अब छोड़ो पदार्थ की मात्रा क्या बताएं, तुम पदार्थ की मात्रा जो लड़कों का होगा, यानी जो वजन बढ़ेगा तीनों का हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंड दैट इज क्या, द्वितीय नियम। अब मैं इसको सेल में लेकर दिखा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। ये देखो मैंने एक सेल लिया, ये देखो मैंने दूसरा सेल लिया, ये देखो मैंने तीसरा सेल लिया। आप चाहो तो 2-4 वो और सेल ले सकते हो। कितना ले लें, 2 को तो बहुत है, फिर भी 3 लेके मैं 1 को बाद में मिटा दूंगा, है ना। आप इसमें से जितना भी आपका मन हो जोड़ो एक दूसरे को, है ना, सीरीज में जोड़ देते हैं। अब ये देखो इसमें मैंने डाल दिया इलेक्ट्रोड, जो डालना ही है। क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिया, थोड़ा मोटा हो गया साइज के अनुसार। यह इलेक्ट्रोड डाल दिया, यहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रोड मैंने डाला, यहाँ मैंने भी इलेक्ट्रोड डाला, हो कि नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोड तो होगा ही ना, सेल है तो। अभी 3 की जरूरत नहीं है, आप 2 को भी यूज कर सकते हो। ये देखो हो गया, ये हो गया। अब ये जो है ये तीनों में आप विद्युत अपघट्ट लीजिए। एक में ZnSO4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक में क्या है, CuSO4 ले लीजिए, SO4 नहीं भी ले सकता, कुछ भी जो मन है आपका ले लीजिए। एक में FeSO4 ले लीजिए, या जो लेना है ले लीजिए, ले लिए। तीनों में विद्युत अपघट्ट ले लिए, ZnSO4, CuSO4 और कौन, FeSO4। अब तीनों को जोड़ देते हैं जरा बैटरी से, जोड़ो। तो तीनों को जोड़ते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, बस वो कुछ नहीं है बच्चा, घबराने का नहीं। ये है बैटरी है, ये देखो हो गया, ये हो गया आपका इस तरह से, ऐसे। 3 को मैं बाद में 2 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका क्या, प्लस, और ये है माइनस, तो ये हो गया प्लस। अब इसको क्या करो, इससे जोड़ दो, जोड़ दिए एक सीरीज में। इसको क्या करो, इससे जोड़ दो, जोड़ दिए, कोई दिक्कत। इसको उससे जोड़ दिए, उसको उससे जोड़ दिए, है कि नहीं। अब ये जो है ये प्लस है, ये क्या हो गया, माइनस है। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कोई दिक्कत। देखो कुछ नहीं है, ये मैंने चित्र आपके लिए बना दिया है, ऐसे कोई जोर ही नहीं। तो ये जो चित्र बना, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कह रहा है कि जो विद्युत अपघट्ट है, तो विद्युत अपघट्ट भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट वाले बिलियन में। अब इसमें जो आवेश प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित विद्युत धारा तीनों में सेम होगा। मान लीजिए इसमें हम लोगों ने Q आवेश प्रवाहित किया, इसमें भी क्या है, Q आवेश प्रवाहित किया, इसमें भी Q आवेश प्रवाहित किया। तीनों में हम लोगों ने समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की। तो कह रहा है कि जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगा, जो तीनों के जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, या फेरस सल्फेट है, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होगा, है ना, तो क्या है, मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। यानी इस तीनों का जो क्या है, तुल्यांकी भार जो होगा वो E1 और E2 और E3 रख ले हम इसके तुल्यांकी भार को। E1 है, E2 है और E3 है। तो इसका जो पदार्थ की मात्रा को हम इसका M1 मान लेते हैं, M1, M2, M3। तो जानते हो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पदार्थ की मात्रा है उसको तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। कब होगा, ये भी कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है कि विद्युत जो अपघट्ट लिए वो तो अलग अलग हो सकता है, लड़के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आवेश जो आपने प्रवाहित किया वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। तो यही कह रहा है। फिर से नियम सुनो जरा ध्यान से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले, विद्युत अपघट्ट को विद्युत विच्छेद भी कहते हैं। बात समझ में आई कि क्या बोला मैंने, कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले बिलियन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से मुक्त पदार्थ की मात्रा, या इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। फिर से मैं बता दूं क्या बोला मैंने, कि फिर से एक बार, कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले बिलियन में
विद्युत की या समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से, समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई कि जो पदार्थ की मात्रा m1 है वो E1 के समानुपाती होगा, यानी m1 समानुपाती E1 हो जाएगा, m2 समानुपाती क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, m3 समानुपाती क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। बस सिंपल सी तो बात है। बात समझ में आ गई? कट गया था, फिर से एक बार सुन लेते हैं कि कह रहा है कि भैया सेल है, सेल 3 4 5 6 7 जितना भी जोड़ सकते हो एक सीरीज में। कह रहा है कि इसमें विद्युत अपघट्ट अलग अलग ले लिए, विद्युत अपघट्ट अलग ले लिए, लेकिन जो प्रवाह विद्युत धारा है वो क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा यानी आवेश जो है तीनों का सेम है। तो जब तीनों का सेम है तो क्या है कि कह रहा है कि जो मुक्त इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भार के क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। यानी m समानुपाती E1, m2 समानुपाती E2 और m3 समानुपाती क्या, E3। यही तो है, बस सिंपल है। अब हम यहाँ पर लौटते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पहले परिभाषा लिख दूँ ना मैं, बाद में दिक्कत हो जाता है, लेकिन परिभाषा लिखने के बाद फिर पूरा ये नहीं हो पाएगा। चलो तो पहले हम लोग लिख देते हैं, ध्यान दें। तो पहले क्या है कि क्या कह रहा है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है, किसके, तुल्यांकी भार के, तुल्यांकी भार के समानुपाती है। यही कह रहा है ना, यानी कि पदार्थ की मात्रा क्या हो गया, m समानुपाती क्या हो गया, E, m समानुपाती। बस कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो रहा है कि m समानुपाती क्या हो गया, E हो गया? नहीं, कि पदार्थ की मात्रा जो है वो तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत हो रहा है? फिर से एक बार सुन लेते हैं, क्या बोला कि विभिन्न इलेक्ट्रोड पर, यही ना, विभिन्न इलेक्ट्रोड पर या विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में, इलेक्ट्रोड नहीं, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से क्या, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। चित्र भी नहीं बनाना है, रुक जाओ, दो का बाद में मैं दो कर देता हूं, तो ठीक है। तो माना कि पदार्थ की मात्राएं, तीन ही रहने दूं क्या, दो को रहने दूं। पदार्थ की क्या मात्राएं क्या है, m1, m2, m3 डैश 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 जितने भी ले सकते हैं, तथा तुल्यांकी भार क्या, E1, E2, E3 डैश 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 डैश। अब ये आप समझ लो कि आप जो देख रहे हो वो तीन ही नहीं है, तीन से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ये याद रखें, कम से कम दो लेना है, ठीक है। माना कि पदार्थ की मात्राएं m1, m2, m3 है तथा तुल्यांकी भार E1, E2 और 3। तो बताइए क्या हो जाएगा, नियम से क्या हो जाएगा, अतः क्या लिख सकते हैं कि m1 समानुपाती क्या, E1। हाँ या ना बोलते चलो, सही है, m1 समानुपाती E1 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, नहीं लिख सकते। m1 समानुपाती E1 हो गया। और इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, m2 समानुपाती E2 या m3 समानुपाती E3। बात समझ में आ रही है ना? नहीं, एक अपघट्ट नहीं ले सकते, एक अपघट्ट नहीं ले सकते, अलग अलग। वो तो साफ बोल रहा है कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में, है कि नहीं। तो अब ये जो है m1 समानुपाती E1 समझ में आई, ये क्या है कि पदार्थ की जो मात्रा वो तुल्यांकी भार के समानुपाती है। तो m समानुपाती क्या होगा, E के हो गया। तो माना कि पदार्थ की जो मात्रा है m1, m2, m3 है, तुल्यांकी भार E1, E2, E3 डैश 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 मतलब है इतने बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। तो हमने क्या किया, m समानुपाती E1 समझ में आया कैसे किया, m समानुपाती E1 कैसे किया, जरा समझ में आया आप लोग के भेजा में गया कि m1 समानुपाती E1 कैसे किया। ये देखो m समानुपाती E है ना, तो पहले के लिए m1 समानुपाती E1, दूसरे के लिए m2 समानुपाती E2, तीसरे के लिए m3 समानुपाती E3। तो कितने के लिए बनाए, दो के लिए बनाते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। m1 समानुपाती E1, तो m1 बराबर क्या हो गया, m1 बराबर हो गया k E1। कोई दिक्कत, समानुपाती को तोड़ा मैंने कांस्टेंट लिया, दिक्कत जा रहा है तो अवश्य बोलिएगा, है कि नहीं। उसी तरह से m2 बराबर क्या हो गया, k E2।
क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आई? M1 समानुपाती E1 कॉमा दिया मैंने, M1 बराबर KE1, K1 समझ गया कैसे हुआ? K है स्थिरांक, M2 बराबर KE2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, K बराबर क्या लिख सकते हैं? K बराबर लिख सकते हैं M1 बराबर E1, लिख सकते हैं, हाँ या ना? और M2 K बराबर एक और चीज़ लिख सकते हैं, M2 बटे E2। बोलिएगा सही है? क्या सही है कि नहीं है? यहां पर ठीक है, पदार्थ की मात्रा आप ले नहीं सकते हो, वो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, जितनी भी हो सकती है मुक्त, है ना? तो ये देखो M1 जो है समानुपाती E1 है, तो क्या हो गया? M1 बराबर KE1, तो K बराबर क्या हुआ? M1 बाई E1। दिक्कत है? फिर M2 समानुपाती E2, M2 बराबर क्या है? KE2, K बराबर M2 बाई E2। कोई दिक्कत नहीं जा रहा है यहाँ तक? ये अलग है, ये अलग है। अब क्या है? K, अब देखो K बराबर M1 E1 और K बराबर M2 E2, दोनों K के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना M1 बटे E1 बराबर M2 बटे E2, लिख सकते हैं। यहाँ के बाद यहाँ बोलो हाँ या ना, क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ क्या है, K बराबर M1 E1 यानी राम बराबर श्याम सीता, फिर राम बराबर श्याम गीता, क्या? तो दोनों रामे के बराबर ने, K बराबर M1 बाई E1, K बराबर M2 बाई E2, तो क्या हो गया? M1 बटे E1 बराबर M2 बटे E2। दिक्कत है किसी को? ये देखो ये K के बराबर, ये भी K के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। M को एक साइड लाओ, E को एक साइड कर दो, बस हो गया। तो M1 बटे क्या हो गया? E1, सॉरी M1 बटे M2 बराबर E1 बटे E2। किसी को शक? M1 बटे M2 बराबर E1 बटे E2, किसी को शक हो रहा है तो बोलिएगा, है कि नहीं? हो गया? तो M1 बटे M2 क्या है? M1 को एक जगह ले आया, E1 को एक जगह कर दिया। देखो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है गलती से, M1 M2 को नीचे लाया E1, तो देखिएगा एक जगह भी गलत होगा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा बढ़िया से। क्या अब आपको ये देखना है कि दिखाई दे रहा है नीचे कि नहीं दे रहे, ये देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फैराडे का प्रथम नियम M1 बराबर हो गया, और क्या, खत्म कहानी। तो क्या है, फिर से एक बार देखें, क्या है, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ पूरा। पता ये क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या कहता है कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में, देखो विद्युत अपघट्ट अलग अलग लिया, विद्युत की समान मात्रा, है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, समान विद्युत की मात्रा क्या प्रवाहित करने से, मात्रा मतलब विद्युत की मात्रा मतलब आवेश प्रवाहित करने से क्या हो गया कि जो मुक्त इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है वो तुल्यांकी भार के क्या होगा, समानुपाती होगा। तुल्यांकी भार यानी पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा, तुल्यांकी भार भी बढ़ेगा, साथ साथ बढ़ेगा। देखो अब तो उसके बाद मैंने क्या किया, पदार्थ की मात्रा समानुपाती क्या हो गया, तुल्यांकी भार, क्या, तो M समानुपाती क्या हो गया, E। तो माना कि पदार्थ की मात्राएं हैं M1 M2 M3, क्या, और तुल्यांकी भार उसका है E1 E2 E3, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस सूत्र के सहायता से, द्वितीय नियम के सहायता से M1 समानुपाती E1 लिखा और E2 समानुपाती क्या M2 समानुपाती E2 लिखा। फिर समानुपाती को तोड़ा मैंने, M1 बराबर K E1 हो गया, M2 बराबर K E2 हो गया। फिर K बराबर, तो K बराबर क्या हो गया कि ये ऊपर और ये नीचे हो गया, K बराबर ये ऊपर और ये नीचे हुआ ना, M1 बाई E1, और K बराबर M2 बाई क्या हो गया E2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो जो देखो यहाँ K बराबर M1 बाई E1 है और K बराबर M2 बाई E2 है, तो दोनों K के ही बराबर है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी के बाद यहाँ लिखे, देखो ये वाला अलग है ना, ये अलग है। इसके बाद यहाँ लिखे कि M1 बाई E1 समीकरण मान लेते लेकिन जगह नहीं है, तो M1 बाई E1 बराबर क्या होगा M2 बाई E2। M को एक साइड ले आए, M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2। अब फैराडे प्रथम नियम से, फैराडे प्रथम नियम से क्या जानते हैं, फैराडे प्रथम नियम, जल्दी से लिखो, जल्दी से, पहले ही लिख लिए। M बराबर ZIT जानते हैं ना, M बराबर ZIT, तो M1 बराबर क्या होगा, इसको समीकरण 1 कर लो आप, आसान हो जाएगा। समीकरण 1 है ना, तो M बराबर क्या है ZIT,
तो M1 बराबर क्या हो गया Z1IT और M2 बराबर क्या हो गया Z2IT। कोई सवाल? कोई सवाल बोलोगे सर इसको I1 T1 क्यों नहीं की, पूछ लो। M बराबर ZIT होता है ना, तो M1 बराबर Z1I1 T1 क्यों नहीं किए और M2 बराबर Z2I2 T2 क्यों नहीं की? कोई जवाब इसका दे दो, जवाब दो, ऐसा क्यों नहीं की जल्दी से। आज जब तक ये खत्म नहीं होगा छुट्टी भी नहीं होगा, अब ये चलते चलेगा, है ना। तो M1 बराबर Z1IT है, M2 बराबर Z2IT है, तो IT जो था उसको I1 T1 क्यों नहीं किए और इसको I1 T1 क्यों नहीं किए? क्या बेईमानी कर लिए? हाँ, रूपम सिंह बोली क्योंकि वो कांस्टेंट है। बिल्कुल सही, ये कांस्टेंट है। क्या बोल रहा है कि समान विद्युत की मात्रा, यानी विद्युत की मात्रा जो आवेश है वो कांस्टेंट, सिंपल है, IT कांस्टेंट। तो क्यों हम इसको ये भार लगाएं, ज़्यादा समय लगाएं क्या? तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अभी देखो M1 समान, ये M1 M2 है, E1 E2 है। M1 और M2 का मान समीकरण 1 में रख दो। दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेना बोर्ड कहाँ तक दिखाई देता है। समीकरण 1 में M1 तथा M2 का मान रखने पर तो रख दीजिए मान, M1 और M2 का मान रख दीजिए। क्या? क्योंकि सर ठीक है, तो M1 बटे M2 और तो समीकरण 1 में M1 और M2 का मान रख दो। M1 का मान रखो, M1 का मान कितना गया Z1IT बटे M2 का मान कितना गया Z2IT बराबर E1 बटे E2। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, है ना? बात समझ में आई? कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा मैंने, आपको समझ में आया, है ना? समान विद्युत धारा, बहुत अच्छा। तो Z1IT Z2IT कैसे लिख दिया? यहाँ देखो क्या है कि M1 बटे M2 बराबर E1 बाई E2 है। फैराडे के प्रथम नियम से क्या जानते हैं? क्योंकि M बराबर ZIT होता है तो M1 बराबर Z1IT हो गया, M2 बराबर Z2IT हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो M1 के जगह हमने Z1IT लिख दिया और M2 की जगह Z2IT लिख दिया। IT कैंसिल, क्या हो गया? IT कैंसिल हो गया कि नहीं? तो जब दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा? Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2, खत्म कहानी। यानी कि कह देते हैं कि Z1 और Z2 का जो अनुपात है वो E1 और E2 के अनुपात के बराबर होता है, बस सिंपल है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि तुल्यांकी भार जो है बचवा, है ना, तुल्यांकी भार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। तो पहले देखो मैंने क्या किया कि तुल्यांकी भार किसके समानुपाती है? पदार्थ की मात्रा के। और पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती था? Z के। तो Z किसके समानुपाती हुआ? E के, बस। अच्छा ये बताइए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Z समानुपाती E, Z समानुपाती E लिख सकता हूं, हाँ या ना? Z समानुपाती E, हाँ, कोई एक लड़का लिखा भी, एक लड़की शिवानी कुमारी, Z समानुपाती, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? जल्दी से जवाब दे दे। Z समानुपाती E लिख सकते हैं, हाँ या हाँ? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये कैसे लिखा मैंने, ये कैसे लिखा आप जरा बना के दिखाएंगे इसको। ये यहाँ से मैं कैसे पहुँचा? Z समानुपाती कैसे? खाली यस यस करने से नहीं होगा, ये बताइए आप, कैसे बताएंगे आप? ये भी बड़ा समस्या है यार, बताएंगे आप कैसे? तो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ और अंत में मैं बता दूंगा Z समानुपाती कैसे लाया था मैंने। क्या? तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या कहता है कि विभिन्न विद्युत अपघट्य वाले विलयन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से मुक्त इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। हो गया? Z बराबर के, बिल्कुल सही बोल रही है शिवानी जी, सही है, बहुत अच्छे, है कि नहीं? अभी क्या है, पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती हो गया भैया? तुल्यांकी भार के। M समानुपाती क्या हो गया? E के।
तो माना कि पदार्थ की मात्राएं m1 m2 m3 है तथा तुल्यांकी भार e1 e2 e3 है, बताइए ना। तो अतः m1 समानुपाती क्या हुआ, e1 कहाँ से आया, ये द्वितीय नियम से। m2 समानुपाती क्या हो गया, m2 समानुपाती हो गया क्या, e2। अब यहाँ से यहाँ बढ़ाया है, या आप नीचे भी जा सकते हैं, उस जगह नहीं। तो क्या हो गया, m1 बराबर समानुपाती को तोड़ा k1 e1, k बराबर हो गया m1 बाई e1, m2 बराबर इधर हो गया k e2, k बराबर m2 बाई e2। अब ये जो है k बराबर m1 e1 और k बराबर m2 e2, तो दोनों k के ही बराबर है, तो क्या हो गया m1 बाई e1 बराबर m2 बाई e2 हो गया ना। तो m1 बटे m2 जो है वो बराबर e1 बाई e2 का हो गया, क्योंकि हम क्या किए m1 और m2 को एक जगह ले आए, तो e1 और e2 एक जगह हो गए। तो फैराडे प्रथम नियम से क्या हो गया कि m बराबर जेड आई टी हम लोग पहले जानते हैं, m1 बराबर z1 आई टी। तो i1 t1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें विद्युत की मात्रा समान है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। समीकरण 1 में m1 और m2 का मान रख दिया, देखो समीकरण 1 है, तो z आई टी m1 और z2 आई टी m2 के लिए आई टी कट गया, z1 बाई z2 बचा बराबर e1 बाई e2। इसका मतलब हुआ, क्योंकि क्या है कि तुल्यांकी भार, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक, पहले पदार्थ दूसरे पदार्थ का अनुपात जो है वो पहले पदार्थ के तुल्यांकी भार और दूसरे पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, सिंपल बात है। तो z समानुपाती क्या हो गया, e के, है ना। तो चलिए कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ एक शब्द लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना। तो जल्दी से पहले डेफिनेशन लिख ले मेरे साथ, लिखो तो डेफिनेशन लिखो, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में लिखें, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में समान विद्युत की मात्रा, समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से वाल्मीकि कुमार, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दो, गुड मॉर्निंग पर ज़्यादा नहीं, तो बाल और मिक्की दोनों खींच लेंगे तुम्हारा, समझ गए। पढ़ाई करो भाई, पढ़ने के लिए रहो, सिर्फ पढ़ो। चलो, गुड मॉर्निंग करने में ही अपना समय बर्बाद करता है, ये नहीं कि पढ़े। क्या बोला मैंने फिर से, विभिन्न विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। स्क्रीनशॉट ले ले। कल इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए
तो इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल।